जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज सुबह मैं राफेल एयरक्राफ्टों को लेके यूरेशियन टाइम्स में एक ऐसा आर्टिकल को पढ़ा जिसके बाद मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा खराब भी लगा। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया था कि कोई भी देश राफेल एयरक्राफ्टों को नहीं खरीद रहा है सिवाय इंडिया के। दोस्तों, इस आर्टिकल में साफ साफ राफेल डील को एक बेकार डील का दर्जा देने का कोशिश किया गया, जबकि राफेल एयरक्राफ्टों को भी बाकी एयरक्राफ्टों के सामने एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट बताने का कोशिश किया गया। पर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असल में क्या ये बात सही है कि कोई भी देश राफेल एयरक्राफ्टों को नहीं खरीद रहा है और क्यों इंडिया द्वारा ऐसे सिचुएशन में राफेल एयरक्राफ्टों को ही चुना गया। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स में असल में जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया वहाँ पे रशियन एक्सपर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि रशियन एक्सपर्टों के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्ट चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट और सुखोई 35 का मुकाबला नहीं कर सकता। और रशियन एक्सपर्टों की तरफ से भी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए ये बताया गया था कि राफेल एयरक्राफ्टों के स्पीड माक 1.8 है, जबकि J-16 का स्पीड माक 2.2 है और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट J-16 का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी भी हवाई हमले के समय या किसी भी एयरक्राफ्टों को जब कंपेयर किया जाता है तो एयरक्राफ्टों का हाई स्पीड ही एकमात्र मापदंड नहीं होता है एयरक्राफ्टों को सुपीरियर और एयरक्राफ्टों को कमजोर बताने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होता है जो एयरक्राफ्ट को लो स्पीड में भी बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। खास करके उसमें इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रडार और उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ उसका मैन्यूवर होने का क्षमता, रडार क्रॉस सेक्शन और उसमें इस्तेमाल होने वाला हथियार। और इन मामलों में राफेल एयरक्राफ्ट रशिया के सुखोई 35 हो या फिर चाइना के J-16 हो, दोनों से ही ज्यादा सुपीरियर है। जबकि दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स में और एक बात का भी जिक्र किया गया है, वो है राफेल एयरक्राफ्टों का कीमत और इसका प्रोडक्शन रेट। यूरेशियन टाइम्स का कहना है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत बाकी एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी ज्यादा है और इसका प्रोडक्शन रेट भी इतना कम है बोल के दूसरे देशों की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को पसंद नहीं किया जाता। दोस्तों, कीमत और इसका प्रोडक्शन रेट कभी भी ये नहीं दर्शा सकता है कि एयरक्राफ्ट कमजोर है। कीमत की वजह से शायद बहुत सारे देश इसे ना खरीदे या प्रोडक्शन रेट कम होने की वजह से शायद इंडिया को बहुत ही स्लो गति से ये एयरक्राफ्ट मिले, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि एयरक्राफ्टों में इन वजहों से कोई कमजोरी है। और दोस्तों, ये जो पॉइंट है इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कीमत को लेके असल में दर्शाने का ये कोशिश किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का जो फ्यूचर का टेंडर है उसमें बाकी एयरक्राफ्टों को जो शामिल किया गया है उसके तुलना में राफेल एयरक्राफ्टों का कीमत ज्यादा है और क्यों भारत राफेल एयरक्राफ्टों को चुन रहा है जबकि इस कीमत में दूसरे एयरक्राफ्ट भारत को मिल सकता है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि किस तरीके से न्यूज एजेंसीज द्वारा बड़े बड़े कंपनियों का लॉबिंग किया जाता है। वैसे भी रशियन न्यूज एजेंसी की तरफ से जो राफेल और J-16 को लेके एक कंपैरिजन किया गया था वो टोटली बायस्ड था, क्योंकि रशियन एजेंसी इस तरीके का रिपोर्ट के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों को सुपीरियर दर्शाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि रशिया का सुखोई 35 और मिग 35 जैसे एयरक्राफ्ट इंडिया के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में है, जहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्टों के ऊपर भारी पड़ रहा है। पर यूरेशियन टाइम्स की तरफ से भी जिस तरीके का बातों का खुलासा किया जा रहा है ये तो साफ दर्शाता है कि ये राफेल एयरक्राफ्टों के गुणवत्ता को कम नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया क्यों ये एयरक्राफ्ट खरीदा उसके ऊपर ही सवाल उठा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा यूरेशियन टाइम्स में साउथ कोरिया का भी एग्जांपल दिया गया, जहां पे कहना था कि सन 2000 में साउथ कोरिया की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को ना चुन के अपने एयरफोर्स के लिए F-15 एयरक्राफ्टों को चुना गया था। तो इसका मतलब क्या सच में राफेल एयरक्राफ्ट F-15 एयरक्राफ्टों से कमजोर है? दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एयरक्राफ्टों को तो 2001 में फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जबकि 1986 में इन एयरक्राफ्टों का पहला प्रोटोटाइप फ्लाई किया था और 1991 में राफेल एयरक्राफ्टों की जो C वर्जन है उसका पहला प्रोटोटाइप फ्लाई किया था। पर तब तक इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ था और उसी समय साउथ कोरिया द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को अपने टेंडर में शामिल किया गया था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक कोई एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली अपने खुद के देश में शामिल नहीं होता है तब तक किसी भी दूसरे देश की तरफ से उन एयरक्राफ्टों को लेकर उतना ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि तब तक एयरक्राफ्टों के खासियत और एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज के बारे में किसी को सही तरीके से पता नहीं चलता है। और 2001 में जो एयरक्राफ्ट फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल हुआ वो एयरक्राफ्ट कैसे सन 2000 में कोरियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है? दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कोई भी देश जब दूसरे देश से डिफेंस डील करता है तो खाली अपने हथियारों के जरूरत को पूरा करने के लिए ये डील नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे और भी रीजन रहता है, जैसे कि डिप्लोमेटिक रिश्ते को मजबूत करना, फॉरेन रिलेशनशिप और दोनों देशों की इकोनॉमी को भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनाने का भी कोशिश करना। और आप सबको पता ही है कि कोरिया किस तरीके से अमेरिकी कैंप में है और किस तरीके से अमेरिका से ही ज्यादातर हथियारों को खरीदता है, जबकि इंडिया के मामले में इंडिया ज्यादातर अपने हथियारों को फ्रांस से या फिर रशिया से खरीदता है। तो ऑब्वियसली इस मामले में अगर फॉरेन रिलेशनशिप और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का बात है तो इंडिया फ्रांस या रशिया के तरफ ही आगे बढ़ेगा। पर MMRCA टेंडर के तहत जब राफेल एयरक्राफ्टों को चुना गया था तो उस समय इन एयरक्राफ्टों के टेंडर में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राफेल एयरक्राफ्ट के अलावा यूरोफाइटर टाइफून भी था। दोस्तों, नो डाउट यूरोफाइटर टाइफून
भी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, पर यूरोफाइटर टाइफून को चुने ना जाने के कारण इन एयरक्राफ्टों को अलग अलग कंपनी और अलग अलग देशों के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाना है। और दोस्तों राफेल की जगह में अगर इंडिया यूरोफाइटर टाइफून को चुनता तो इंडिया को खाली एक देश के साथ या एक कंपनी के साथ समझौता नहीं करना पड़ता, बल्कि एक से अधिक कंपनियों के साथ डील करना होता, जिससे ये डील और ज्यादा लंबा हो सकता था। जबकि सवाल तो ये भी उठ सकता है कि इंडिया फ्रेंच ओरिजिन राफेल को ही क्यों चुना, क्यों उस समय इंडिया द्वारा मिग 35 या फिर सुखोई SU-35 को नहीं चुना गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय सुखोई SU-35 को भारत के लिए ऑफर नहीं किया गया था और ये टेंडर एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट था, इसीलिए सुखोई 35 के चुनने का संभावना ही नहीं था। और दोस्तों मिग 35 को भी चुने ना जाने का कारण लगभग एक ही तरीके का था, जो कारण से साउथ कोरिया द्वारा राफेल को चुना नहीं गया था। मतलब तब तक मिग 35 एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट नहीं था और इंडिया रशियन इन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना भी ज्यादा तब भरोसा इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इन एयरक्राफ्टों का सर्विसेबिलिटी का रिकॉर्ड भी बहुत खराब था। और दोस्तों अब यूरेशियन टाइम्स के सबसे आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ, जहाँ पे पूछा गया कि क्यों राफेल एयरक्राफ्टों को इंडिया के अलावा सिर्फ कतर और इजिप्ट जैसे देशों की तरफ से ही खरीदा गया और वो भी बहुत ही कम संख्या में। और दोस्तों इसका जवाब है लॉबिंग। आप सबको पता ही है कि हथियारों के डील में खाली हथियारों का बेहतरीन होना काफी नहीं होता है, इसके पीछे एक लॉबिंग भी जरूरी है। और लॉबिंग के मामले में अमेरिकी कंपनी दुनिया में सबसे आगे है। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिकी कंपनियों के बनाया हुआ एयरक्राफ्ट और रशियन एयरक्राफ्ट ही पूरा दुनिया के एविएशन मार्केट के ज्यादातर शेयर को कब्जा करके रखा है। और इन दोनों देशों के एयरक्राफ्टों के अलावा आप लोगों को ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं मिलेगा जो बड़े संख्या में किसी और देश द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो। और इसके अलावा इजिप्ट और कतर जैसे देशों की तरफ से क्यों कम संख्या में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को उससे ही पता लग जाएगा कि इन देशों का जरूरत भी इतना ज्यादा नहीं कि इन देशों की तरफ से बड़े संख्या में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों कतर एक छोटा देश है और उसका एयरफोर्स भी काफी छोटा है और कतर के एयरफोर्स में बाकी एयरक्राफ्टों का संख्या भी इतना ज्यादा नहीं कि आप लोग एक्सपेक्ट करें कि कतर 100 या 150 या 200 एयरक्राफ्ट खरीदे। पर इंडियन एयरफोर्स के मामले में इंडिया द्वारा जो सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट खरीदा गया, उसके पीछे भी प्रमुख कारण यह है कि इंडिया इंडोजनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने बेड़े में फॉरेन एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में शामिल करना नहीं चाहता है, बल्कि अपने देश में इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए बेस बनाना चाहता है। और एयरफोर्स के जरूरतों को इमरजेंसी बेसिस पे पूरा करने के लिए ही कम संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी एक बड़ा डिसीजन लिया जाए, जिससे इस तरीके का न्यूज एजेंसीज के मन से ये भी सवाल निकल जाए कि भारत क्यों कम संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।